गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य स्वायत्तता की मांग, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। राज्यों की स्वायत्तता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्थिति के होने से है जिसके अंतर्गत राज्य के आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना हो और संविधान द्वारा प्रदत्त विषयों पर राज्यों को अपनी सत्ता के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार हो, जिससे कि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए जन कल्याण की दृष्टि से अपनी योजनाओं व विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। राज्य की स्वायत्तता तभी स्थापित हो सकती है जब राज्य वित्तीय क्षेत्र में स्वावलंबी हो, केंद्र की राजनीति में प्रशासनिक शक्तियाँ कम से कम हों या केंद्र की ये शक्तियाँ कुछ एक विषयों प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध, मुद्रा, जनसंचार, बैंकिंग तक ही सीमित हो, किंतु केंद्र को कराधान की इतनी अधिक शक्तियाँ अवश्य प्राप्त हों कि वह इन कार्यों के लिए पर्याप्त धन जुटा सके। इस प्रकार केंद्र को अपने दायित्वों के निर्वाह हेतु सक्षम बनाते हुए राज्य को इतनी शक्तियाँ प्रदान की जाएं कि वित्तीय साधनों के अभाव में ये स्वयं को केंद्र पर आश्रित अनुभव न करे। इस प्रकार राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता से नहीं, बल्कि एक ऐसी वैधानिक स्थिति से है जिसके अंतर्गत राज्यों को कतिपय निर्दिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता हो और केंद्र सरकार से कम हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त हो। राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार ही स्वायत्तता है। स्टूडेंट्स, राज्य समय समय पर स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। इसके कुछ कारण भी हैं। वो कारण क्या हैं, या आप भी समझते हो कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, केंद्र और राज्य के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध जो हमने दिखाए थे, उसमें हम केंद्र का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर देखा था हमने। वैधानिक मामलों में भी कि किस प्रकार राज्य को समस्त जो महत्वपूर्ण विषय थे वो न देकर केवल स्थानीय महत्व के विषय दिए हैं 66, और उन पर भी कई बार समय समय पर जो है केंद्र सरकार धारा 352, 56, 60 लागू हो या धारा 249, 252, इस प्रकार कई बार राज्य जो है राज्य सूची के दिए गए विषयों पर कानून न बनाकर उन पर केंद्र बनाने लग जाता है। वो केंद्र के अधीन में आ जाते हैं। हमारा देश संघात्मक होता है उस टाइम, तो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाती है। लेकिन जब हमारे देश में एकात्मक शासन की व्यवस्था स्थापित हो जाती है या संकट काल की व्यवस्था आ जाती है तो तब राज्य एक जो है केंद्र की कठपुतली बनकर रह जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति तुम देखोगे कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को ही उसको हटाता है, कब बदलना है, एक स्थान राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है। तो इस प्रकार केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के अनेक कारण रहे हैं, और इन कारणों के कारण ही जो है हमेशा राज्य जो है स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं। आपातकाल की घोषणा में भी केंद्र सरकार राज्यों की कार्यपालिका को अपने दिशा निर्देश अनुसार चलाती है। मंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच है वो भी केंद्र सरकार खुद करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राज्यपाल के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। बहुत से ऐसे कर हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती है और इकट्ठा भी करती है। उनका कुछ एक अंश जो है वो राज्यों को देती है। नौकरशाही की जो भूमिका है, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं IPS, IAS, IFS, ये भी राज्य सरकार इनके मामले में कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार के द्वारा ये नियुक्त होते हैं और जब चाहे केंद्र सरकार इनको किसी भी राज्य से हटा सकती है, और केंद्र के दिशा निर्देश में ये IAS, IPS जो है ये काम करते हैं। नौकरशाही की भूमिका में भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है। कानून और व्यवस्था के विषय में भी राज्यों को निर्देश दे सकती है। जब चाहे केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस तैनात कर देती है। अगर किसी राज्य में केंद्र से सत्तारूढ़ दल मेल नहीं खाता तो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर इसका विरोध करती है। आर्थिक नियोजन के मामले में भी जो योजना आयोग है या जो इस टाइम जो हम नीति आयोग कहते हैं उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त और 2 मंत्री और आयोग सदस्य भी होते हैं, उसमें भी केंद्र सरकार की अधिक चलती है। राज्यों की जो ऋणग्रस्तता है, राज्य जो अधिकांश वो केंद्र के ऋणी होते हैं, और राज्यों को वित्तीय साधनों की दृष्टि से
केंद्र पर निर्भरता में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। एक एक पैसे के लिए राज्य केंद्र सरकार की दया दृष्टि पर निर्भर करते हैं। यदि केंद्र और राज्यों के मधुर संबंध हैं तो उनको कुछ पैसा मिल जाता है। अगर ये मधुर संबंध नहीं है तो ये उनके लिए हितकर नहीं होता। राज्यों के लिए वित्त आयोग की भूमिका भी जो है वो केंद्र के ज़्यादा उसमें रहती है, क्योंकि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार राज्य जो है समय समय पर हमेशा अपनी स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं। ये राज्य की स्वायत्तता के मांग के कारण थे, जो कि एक अलग प्रश्न के रूप में भी आ सकते हैं। और राज्य स्वायत्तता के से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क देकर इसकी मांग के कारण एक प्रश्न भी बढ़कर आ सकता है। तो आप राज्य की स्वायत्तता के मांग के कारणों को अब हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि राज्य स्वायत्तता के पक्ष एवं विपक्ष में क्या तर्क हैं। कुछ एक विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए, जो राज्य की स्वायत्तता का समर्थन करते हैं। सही तौर पर उचित प्रतीत होने के बावजूद भी भारत के राज्यों की स्वायत्तता एक विवाद का विषय रही है। अनेक विद्वान इसके पक्ष विपक्ष में हमेशा तर्क देते रहते हैं। कुछ विद्वानों ने अपने तर्कों का उल्लेख किया है, जो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो विद्वान इसके पक्ष में तर्क देते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा, राज्य की स्वायत्तता की मांग स्वतंत्रता की मांग नहीं है, बल्कि यह भारत के संघात्मक ढांचे के अंतर्गत राज्य में समुचित अधिकारों की मांग है। क्योंकि हम देखा था कि सब संघात्मक विशेषताएं हमारे देश में हैं और संघात्मक विशेषताओं में केंद्र जो है राज्य के अधीन नहीं रहता। राज्य का अपने खुद के अधिकार हैं, वो उनकी मांग कर रहे हैं। इसलिए इस देश के विघटन का कोई और खतरा नहीं हो सकता। राज्य के कार्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक नियोजन और ग्रामीण विकास संबंधी इसके बहुत से कार्यों की दृष्टि से इन्हें वित्तीय मामलों में केंद्र पर आश्रित नहीं होना चाहिए। पृथक वित्तीय साधनों के उपलब्ध हो जाने पर राज्य विकास संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसलिए राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और इनको स्वायत्तता दे देनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, राज्य की स्वायत्तता की मांग इसलिए भी उचित है क्योंकि राज्य के स्वायत्त हो जाने पर केंद्र को राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। प्राय ऐसा देखने में आया है कि केंद्र अनुदान देते समय उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करता है जिनमें केंद्र से भिन्न किसी अन्य दल की सरकार होती है, और उन राज्यों का पक्ष लेता है जहां उसी दल की सरकार होती है जिसमें केंद्र की होती है। स्पष्ट है कि यदि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी तो केंद्र द्वारा अपनाया जाने वाला यह दोहरा मापदंड समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए कुछ विद्वान राज्य की स्वायत्तता की मांग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने से अनुदानों की प्रक्रिया और शैली को लेकर किया जाने वाला भेदभाव समाप्त हो जाएगा। जो ग्रांट दी जाती हैं उसमें भी भेदभाव का आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला भेदभाव इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ वर्ष पहले गेहूं पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान 33% क्विंटल था, जबकि चावल पर यह अनुदान मात्र 4 पैसे प्रति क्विंटल आता है। स्पष्ट है कि ऐसे अनुदान का लाभ उत्तरी राज्यों को ही मिल सकता है जहां लोग गेहूं अधिक खाते हैं, दक्षिणी राज्यों को नहीं जहां व्यक्ति चावल अधिक खाते और उगाते हैं। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करके इस तरह का भेदभाव कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 5वां, राज्य की स्वायत्तता भारत में सच्ची और वास्तविक संघात्मक व्यवस्था कायम करने में कारगर सिद्ध होगी। वर्तमान समय में तो राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी ही है, क्योंकि इन्हें राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः स्वायत्त राज्यों की अवधारणा समान और स्वायत्त भागीदारी की संघात्मक व्यवस्था की स्थापना के अनुकूल ही होगी। राज्य की स्वायत्तता की मांग को स्वीकार करने का एक लाभ यह भी होगा कि राज्य के स्वशासित बन जाने के बाद इसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो जाएगी। ऐसा हो जाने पर ये अपनी आय के स्रोत का पता लगाएंगे और केंद्र पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। इनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा होगी तो ये अपना स्वशासन खुद संभाल लेंगे। इसलिए राज्यों की जिम्मेदारी जो है राज्यों के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार कुछ है कि ये विद्वान थे जो राज्य की स्वायत्तता की मांग के समर्थक थे, उनके पक्ष में अपना तर्क देते थे। यह सही है कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करना अनेक प्रकार से लाभकारी है, किंतु भारत जैसे देश में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करना हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। राज्य की स्वायत्तता के विरुद्ध विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं। जो ये चाहते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान न की जाए, उन्होंने अपने जो तर्क दिए हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा, राज्यों की स्वायत्तता के विरुद्ध
इसका मुख्य तर्क यह है कि इस मांग को स्वीकार करने से देश में अराजकता और विघटन की ओर उन्मुख हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप न तो भारतीय संघ की संप्रभुता अक्षुण्ण रहेगी और न ही राज्यों की स्वायत्तता। वस्तुतः देश की सुदृढ़ता ही राज्यों की स्वायत्तता की सर्वोत्तम गारंटी है। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने से देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है। वह ऐसा मानते हैं कि अगर राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई तो पता नहीं भारत कितने टुकड़ों में बट जाएगा और एक भारत के अनेकों भारत हो जाएंगे। इसी में नेक्स्ट हमारा, राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने का एक परिणाम यह भी होगा कि इससे राज्यों में तानाशाही सरकार की स्थापना हो जाएगी। अपने अपने राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री निरंकुश हो जाएंगे, तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाएंगे और वे मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। इस तरह राज्य स्वायत्तता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार के अनुकूल नहीं है, इसलिए भी राज्यों को स्वायत्तता प्रदान नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है इसी में हमारा, राज्यों की स्वतंत्रता की मांग। इसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग का प्रथम सोपान है। आज यदि राज्यों की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया जाता है तो कल ये पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग प्रस्तुत कर देंगे। ये अपना अलग देश बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अब तुम जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 वो भी अलग देश की मांग करते रहते हैं कि हम भारत से बिल्कुल अलग होकर अपना एक देश बनाना चाहते हैं। इसलिए राज्यों को पूरी तरह स्वायत्तता नहीं दी जा सकती। राज्यों की स्वायत्तता की मांग की स्वीकृति से उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग को बल मिलेगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा राज्य की स्वायत्तता की मांग को एक सोची समझी राजनीतिक चाल प्रतीत होती है। इस मांग के द्वारा कुछ तत्व अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। यह मांग विशेष रूप से उन नेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है जो राज्यों में अपनी निरपेक्ष सत्ता कायम करना चाहते हैं। वस्तुतः राज्य की स्वायत्तता की मांग का समर्थन करके ऐसे नेता विशुद्ध राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन करने वाले राजमनार समिति के सुझाव भारतीय संविधान की आत्मा को ही बदल देंगे। यदि इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्याय योजना, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक लाइसेंस आदि सब कुछ राज्यों के हाथ में सौंप दिया जाए तो इन राज्यों का दर्जा स्वाधीन राज्य से कम नहीं रह जाएगा। स्पष्ट है कि राज्यों की स्वायत्तता एक राष्ट्र के अंदर अनेकों राष्ट्रों को जन्म दे सकती है। यदि जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को सभी राज्यों पर लागू कर दिया जाए तो यह बताना की आवश्यकता नहीं कि इसमें कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसका अंदाज़ा जम्मू कश्मीर राज्य की वर्तमान स्थिति से भली बातें लगाया जा सकता, जहां अनुच्छेद 370 के रहते हुए भारतीय संसद का कोई भी कानून मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि राज्यों की स्वायत्तता की मांग को स्वीकार करना राज्यों की विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने में एक कानूनी अड़चन बन सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों की स्वायत्तता की मांग को ऐसी स्थिति में स्वीकार करना और भी अधिक भयानक सिद्ध हो सकता है जबकि भारत में अपने पड़ोसी राज्यों विशेषकर पाकिस्तान और चीन से संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत में राज्यों की स्वायत्तता विशेषकर सीमांत राज्यों की स्वायत्तता का लाभ ये राज्य उठा सकते हैं और देश के टुकड़े टुकड़े करा सकते हैं। भारत की आंतरिक परिस्थितियाँ भी राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के अनुकूल नहीं है। ऐसे समय में जब देश में सांप्रदायिक दौर से गुजर रहा है और जब किसी न किसी राज्य में हर सप्ताह कोई न कोई विस्फोट हो जाता है तो राज्य की स्वायत्तता प्रदान करने की बात तरंग संगत प्रतीत ही नहीं होती। इस प्रकार ये कुछ विद्वान थे जो राज्य की स्वायत्तता प्रदान करने के विपक्ष में थे और ये ऐसे तर्क इन्होंने जो दिए हैं उन तर्कों से हमें यह महसूस भी होता है कि राज्यों को पूरी तरह स्वतंत्रता दिलाना जो है वो भारत के अनेक टुकड़े करने हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।